Everyone, I am Shalu Mehta from Samarth Academy. Today I am making the video regarding the MCQ based pattern that is happening for class 10th and 12th board exam, that is happening within within 10 days. So I am just making this video to help out the students how to be prepared to take to have preparation of such MCQs based pattern questions. तो ये वीडियो के थ्रू मैं जो है बस ये बताना चाहती हूँ बच्चों को कि अगर हम बोलें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो मैं बस सबसे पहले यही बात होंगी, देयर इज नॉट एनी शॉर्टकट टू डू द क्वेश्चन. पीपल आर मेकिंग वीडियोस रिगार्डिंग you have to do the shortcut, but I will say there is not any shortcut to do any maths calculation or not any shortcut to do accounts questions. तो जो अगर हम बोलें कि शॉर्टकट है तो शॉर्टकट के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, ये बस एक है. क्योंकि अगर हम बोले जो 10th और 12th के एग्जाम्स जो ये हो रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में हो रहे हैं, डेट इज ऑन एमसीक्यू पैटर्न. क्योंकि जब तक प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना सिचुएशन, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस. यहाँ पे प्री कोरोना जो है 10th और 12th के एग्जाम्स होते थे, ऑब्वियसली हर एग्जाम होते थे, उसमें कोई एमसीक्यू पैटर्न कभी हमारी कंट्री में था ही नहीं, जहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड यू हैव टू डू दैट क्वेश्चंस. पर आज के टाइम पे जो है सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है, जहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिवाइड हो गया है. दैट इज सच इजी थिंग्स फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारा सिलेबस में भी डिडक्शन हुआ है और जो पैटर्न है जिसमें आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं है एज कम्पेयर टू बच्चे जिन्होंने पहले ही चीजें की हैं. स्टिल ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के बाद कि सिस्टमैटिक वे में जो है बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं. क्योंकि अगर हम देखें 9th 10th जो पीछे 10th क्लास या 12th क्लास के हुए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस एग्जाम्स मार्क्स उनको जो है एग्रीगेट जो है परसेंटेज प्रोवाइड की गई है. पर आफ्टर कोरोना जो है फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जो है सिस्टमैटिक वे से एग्जाम्स हो रहे हैं. तो ये जो है एक बच्चों पे, क्योंकि बच्चों ने इतने टाइम से वैसे स्टडीज नहीं कर पाए हैं जैसे वो रेगुलर स्कूल्स में करते थे. स्कूल्स अभी अभी रीओपन हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को अब एक प्रेशर सा आ गया कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा. और बच्चे उसके लिए जो है अलग अलग पैटर्न्स यूज कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एबीसी करके, जो तुक्का मार देंगे. सबसे ज्यादा यूट्यूब पे देखा जा रहा है कि हम सी देखेंगे ये आंसर आ जाएगा. तो मैं कोई वीडियो ऐसे नहीं बना रही आपको, इसलिए नहीं बता रही कि आप ये शॉर्टकट ढूंढिए. मैं बस ये कह रही हूँ सबसे पहले करने का एक चीज बताना चाहूंगी. ये आफ्टर कोरोना पहली बार एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम विल बी वेरी इजी. एग्जाम जो है बहुत सिंपल वे में होंगे, सिस्टमैटिक होंगे. और एक सिस्टमैटिक इन द सेंस कि उसमें कोई इतना हाईफाई, अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन जो होंगे बहुत ज्यादा जो है वो बेसिक्स क्वेश्चन होंगे. बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे दैट विल बी आउट ऑफ सिलेबस और बियॉन्ड द क्वेश्चन दैट यू हैव प्रैक्टिस. क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पैटर्न होता है पेपर का, सीबीएसई जो बनाती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो सारे बच्चों को लेके, इवन द जिसमें सर्वोदय, केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल, सब बच्चों को लेके किया जाता है. और हमें पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसी पढ़ाई हुई है, क्योंकि बच्चों के पास बुक्स नहीं थी, बच्चों के पास ऑनलाइन गैजेट्स नहीं थे पढ़ने के लिए, ताकि वो एजुकेशन मंगे वो ऑनलाइन स्टडीज कर सके. तो जो अब ये स्टार्ट हुई और बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चीज को कर सके, तो सिस्टमैटिक वे से अगर आप एनसीईआरटी कर लें हम हर सब्जेक्ट की, दैट विल बी मोर देन फार इनफ कि हम उसमें जो है अबव 90% मार्क्स ला सकते हैं. सेकेंड चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, जब आप क्वेश्चंस करें तो उसमें आप ये देखें कि आप सिस्टमैटिक वे से कर रहे हैं. कि हमने अगर फर्स्ट चैप्टर कर लिया है तो मैं इसके एमसीक्यूज करूं, सेकंड चैप्टर कर लिया है फिर मैं एमसीक्यूज करूं, थर्ड चैप्टर कर लिया फिर मैं उसके एमसीक्यूज करूं. मैथ्स करने का कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर मैं बोलूं मैथ्स करनी है मुझे, तो मैंने फॉर्मुलेस देख लिया, फॉर्मुले के बेस पे आंसर, मुझे कभी फॉर्मुलेस के बेस पे आंसर नहीं मिलेगा. मुझे फॉर्मुले से पता है, अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मुला पता है क्या है, तो मैं सिस्टमैटिक वे में अगर क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मुला मुझे से पुट करके वैल्यू करके आंसर निकालना. ऐसे क्वेश्चंस, केस स्टडीज अगर बोला जाता है, केस स्टडीज जो है उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. यू हैव टू, एक केस स्टडी दी जाती है, उसमें से आपको डिस्टेंस फॉर्मुला निकालना है, उसमें आपको मिड पॉइंट फॉर्मुला यूज करके निकालना है, उसके आपको सेक्शन फॉर्मुला निकालना है. जैसे पैराबोला आ जाएगा, तो पैराबोला में आपको जब पूछा जाएगा कि आपका एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, तो उसका सम क्या होगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा. अगर हम बोले एरिया रेडियस टू सर्कल से, माइनर सेक्टर आ जाएगा, मेजर सेक्टर आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास. ऐसे अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन है, आपको केस स्टडीज आ जाएंगी, तो जिसमें आपको टॉपिक क्लियरेंसी होनी चाहिए. अगर मैं बोलूं बिना टॉपिक के आप एमसीक्यू कर रहे हो, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी ऑन द सैंपल पेपर यू आर डूइंग. इससे अच्छा आप एनसीईआरटी करके फिर आप इतने जो है ऑनलाइन हमें आज के टाइम पे सैंपल में मिल रहे हैं 10th क्लास से, वो सॉल्व करें तो एक रिलीफ मिलता है कि यार मेरी एक्यूरेसी कितनी है और मैं इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो ये चीजें अगर मैं बोलूँ तो ये ज्यादा बेटर वे है टू डू द
एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस। उसके बाद आता है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो होते हैं बहुत नियर अबाउट आंसर्स होते हैं। जैसे एक आंसर 10 आ रहा है, ऑप्शन 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14। मेरा उसमें कहीं आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप कौन सा आंसर करें, क्योंकि आपको पता है अगर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2, मेरे सॉल्व करने पे आंसर 10 आ रहा है और कहीं पे अभी आपका 11 आ रहा है, साथ वाले को लग रहा है 11 है, तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। ये मत देखें क्योंकि आप देखिए 1 मार्क ईच, तो इसका मतलब क्या है, यू आर गिविंग आउट 1 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग। तो कॉन्फिडेंस अपने पे जरूर रखिए। कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि आपको पता है फॉर्मूला, हर फॉर्मूले इसको प्रॉपर चेक करिए, हर जो डेट्स है उनको लर्न कीजिए, हर जो क्वेश्चन है उसको करने के बाद प्लीज एक क्वेश्चन पेपर में ही आप सारे ऑप्शंस को क्लिक करें। आप OMR शीट पे ऑप्शंस पे टिक ना करें, क्योंकि उससे बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इवन सबसे ज्यादा टाइम जो है बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं होते उस पर डिवोट करते हैं। लीव दैट क्वेश्चंस। ये मत सोचिए कि आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, जितने होते जा रहे हैं आप साथ साथ करते रहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्वेश्चन आप टिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द शीट जो है आपके पास लगता है कि आप फिर वो अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, और फिर पे अटेम्प्ट करने के बाद फिर स्टिल आप नहीं कर पा रहे तो लीव दैट क्वेश्चन ऑल्सो, और उसके बाद लास्ट में उनको ऑप्शन दिए और विद इन 15 मिनट्स अगर आपके पास रह जाए तो उसके बाद OMR शीट फिल करना, शीट जो है स्टार्ट कीजिए और जस्ट कंप्लीशन फिर आप क्रॉस चेक कीजिए कि मैंने ठीक किया है या नहीं किया है। फिर बात आती है कि आपके सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने की। इफ यू हैव completed your NCERT questions, if you have done that, then start doing sample paper। जितने सैंपल पेपर्स आप करेंगे उतनी आपकी स्पीड, उतनी आपकी रिलायबिलिटी उन क्वेश्चंस पेपर पे बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होगी, उतना ज्यादा आपका एक कंफर्ट जोन में आप आएंगे, दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर एबल टू डू दैट सच क्वेश्चंस। कि आपने एक सैंपल पेपर पहले आप 90 मिनट्स का जो आपको टाइम पीरियड दिया गया ड्यूरेशन, आप उसको 70 मिनट्स में कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को आप, एक सैंपल पेपर को आप 85 मिनट्स में, धीरे धीरे आप इतने प्रैक्टिस, इतने यूज टू अगर उससे हो जाएंगे तो आप एक सैंपल पेपर को आराम से 60 मिनट्स में कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि आपने उस सैंपल पेपर के, अगर हम बोले कि हम एक सैंपल पेपर, हमने सारे सैंपल पेपर ट्राई किए हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हमारे उससे बियॉन्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन हमारे वही आएंगे, वही। अगर मैं फॉर्मूला एक है और फॉर्मूले से रिलेटेड मैं वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकती। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम पहले फोकस करें हमारी बुक्स पे, फिर हम फोकस करें उनके फॉर्मुलेस पे, फिर हम फोकस करें उनकी सारी थ्योरी पार्ट पे, फिर हम फोकस करें सैंपल पेपर पे, फिर हम फोकस करें हमारी प्रैक्टिस पे। तो ये चीजें हमारे जो है एक काम करने के, MCQs करने के जो क्राइटेरिया है, इसको एक सिस्टमैटिक वे बताता है, और उससे हमारे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप्स रहते हैं कि कहाँ हम लैक कर गए, कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, जो मेरे से गलत हो रहा, वो क्वेश्चन कई बार फिर वो आ जाए, और वही बाय चांस क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए, दैट यू विल बी वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू क्वेश्चन नाउ, कि मैं वो क्वेश्चन आराम से अब कर सकता हूं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं स्ट्राइक में रहती है, क्योंकि हम जो है, हम खुद इतने पजल हो चुके हैं इस टाइम पे कि हम बोल रहे हैं कि हम कौन कौन सा सिलेक्ट करें। आप हर एक सब्जेक्ट को एक एक आर डिनोट कीजिए, सॉरी, आप जो है डिवोट कीजिए, जिसमें आप क्या कह सकते हैं कि मैं मैथ्स कर रहा हूं तो 1 घंटा ये कर रहा हूँ, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1। जब आपके विद इन इतना सिलेबस वास्ट नहीं है, सिलेबस विद इन अ वीक अगर आपका ही चलता है, फिर एग्जाम के टाइम में आप जितना सैंपल पेपर कर सकते हैं, इफ यू आर गेटिंग हॉलिडेज ऑफ 2 डेज, आई एम श्योर कि आप आराम से 15-16 सैंपल पेपर कर सकते हैं। उसके बाद आप सैंपल पेपर करने के बाद जो एक दिन अपना सैंपल पेपर डिवोट कीजिए। सैंपल पेपर में जहां प्रॉब्लम नहीं, एक बात और आती है, बच्चे सैंपल पेपर करते हैं, कभी इसको क्रॉस चेक नहीं करते कि वो हमारा आंसर सही भी है या नहीं। अगर हम इसको चेक ही नहीं करें तो हमें क्या पता हमारी गलती कहाँ है। सैंपल पेपर जस्ट नॉट अ फॉर्मेलिटी कि आपने किया, आप अपने क्लॉक रखिए, आप सैंपल पेपर कीजिए, सैंपल पेपर करने के बाद चेक कीजिए आप कितना टाइम सैंपल पेपर वो लगा रहे हैं, सैंपल डिवोट कर पा रहे हैं, सैंपल पेपर करने के बाद कितना टाइम है, कि आपका लैब कितना स्पेस बचता है, कि आपको कितना टाइम पीरियड बचता है, चेक करने के बाद भी। तो दैट इज योर, ये एप्पल ऑफ द आपका जो है उस क्वेश्चन का, कि आपने वो एप्पल मिल गया, आपको ये फ्रूटफुल टाइम मिल गया है, वो टाइम जो है आपने डिवोट रखा बाकी रीचेकिंग करने के लिए और OMR शीट के लिए। ये तो रही एक्यूरेसी की बात। दूसरी आती है हमारे उस क्वेश्चन करने से मतलब नहीं हमारे कितने उसमें सही है। अगर आप 100% क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से आपके 40% सही है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी तो है पर एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस नहीं है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वो होती है जब आप करते हो क्वेश्चन और आपको जो चीज सही आ रही है और बार बार करने से वो इंप्रूवमेंट आ रही है, वो आपकी एफिशिएंसी तभी इंप्रूव कर सकती है जब वो ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करे। मैं NCERT पूरी कर गई हूं, पर मैं सैंपल पेपर मैंने एक भी
प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं ये बोलूंगी मैं कर रही हूँ पर मेरे में एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी पर है पर इफेक्टिवनेस नहीं है। तो वो चीजें, कोई भी वर्क जो है तब तक कंप्लीट इंप्रूव नहीं हो सकता, या हम कह सकते हैं वेल इनफ नहीं है जब तक उसमें इफेक्टिवनेस ना हो। आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं पर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट विल नॉट मेक अस गुड थिंग। तो आपका अच्छा रिजल्ट है पर आप बोलो कि मैं सही आंसर कर रही हूँ पर मैं 90 क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चंस मेरे को आए हैं 40-50, उसमें से मैं आपके मुश्किल से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर पाई, क्योंकि मेरे आंसर 30 सही होंगे पर बाकी का क्या है। तो हमें एफिशिएंसी भी चाहिए, हमें इफेक्टिवनेस, जस्ट ये हमारी प्रैक्टिस करने से हो सकता है। तो ये अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान है, क्योंकि हम एक टेंशन में है कि हम एनसीईआरटी करें, हम सैंपल पेपर करें। बच्चे सैंपल पेपर कर रहे हैं पर उनको एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप कर रहे हो, कहीं पे हमें क्वेश्चन आ रहा है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, क्लास 12 की बात कर रही हूँ मैथ्स की, हमें ये पता है पर हमें कंडीशन नहीं पता। हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है, पर मेरे को क्वेश्चन में ये नहीं पता f' अगर 0 के इक्वल होता है या उसको हमने लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो इसका मतलब मेरे को कंफ्यूजन है, इसका मतलब मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की और वही क्वेश्चन जो आपका आ गया, इसका मतलब आप नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है कि आपने एनसीईआरटी नहीं की। दूसरी बात है, आपने एनसीईआरटी की है पर आपने प्रॉपर इफेक्टिवनेस के साथ सैंपल पेपर नहीं किए। तो ये टाइम है जहां पे बच्चों के आई एम श्योर कि 100% जो है अबव 90% आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी चेकिंग में गलतियां ये नहीं आएंगी कि आपने कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक की है या आपने कौन सा फॉर्मूले में जो है स्क्वायर रूट लगाना भूल गए या यूनिट लगाना भूल गए। बस आपको आंसर टिक करना है और वो आंसर निकालने के लिए आपको फॉर्मुलेस की सबसे ज्यादा जरूरत ऑब्वियसली। थ्योरी पार्ट है तो आपको, अगर इंग्लिश में है तो आपको पोएट का नाम, पोम का नाम, आपको नरेटर का नाम, आपको वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, ऑल्ट्रेशन क्या होता है, सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस तो हमें पता है ग्रेविटेशन में फोर्स क्या है हमारा, जो अगर मैं बोलूं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। अगर उनको यही नहीं पता तो मैं कैसे उस चीज को टैकल कर सकती हूँ, मैं क्वेश्चन कैसे कर सकती हूँ। मैं फिर एक नजर इधर एक नजर उधर वो करके जस्ट आई एम डूइंग वेस्टेज ऑफ माई टाइम, क्योंकि उसमें मुझे खुद पे दूसरों पे, मैं अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं दूसरे पे क्या कॉन्फिडेंस रखूंगी। मुझे बस ये पता रहेगा कि सामने वाले का देखना है और एक आंसर किसी का कुछ है तो हमें इस ध्यान में हमें क्या आंसर करें या वो करें, हम खुद करें। तो वो हम किसी पे क्यों रिलाय करें जब हमें सब कुछ खुद आता है। इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है। उस सिलेबस में भी आपका जो है कितने टॉपिक्स जो है डिलीटेड है। आई एम सेइंग जो बच्चे इस साल 10th और 12th दे आर कह रहे हैं कि दे आर फार लकी कि उनको ये सब चीजें मिला है, ये सब सिचुएशन में उनको ये सब टाइम मिला है और उससे एक मौका मिला है उनके अच्छे मार्क्स लाने का। तो अगर हम ये चीजें कर सकते हैं और हमें करनी ही है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड 12th आपके पास मार्क्स लाने का उसके ऑप्शन, ये 10th क्लास के लिए 11th में स्ट्रीम लेने के बाद इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जब नहीं बचता तो बेटर है कि रोने से अच्छा या बाद में परेशान होने से, जैसे मैंने कल की वीडियो डाली थी कि हम बाद में बोले अरे रे अरे ये क्या हुआ, तो वो ना सिचुएशन है। इसलिए फार बेटर है कि हम ये अरे ये क्या हो गया। और इतना तो मैंने सोचा था मेरे 90 बाबा यार मेरे तो 95 से भी ऊपर आ गए। तो ये चीजें क्या लाती है हमारे लिए, एक एनर्जी बूस्टर लेकर आती है, जिसके कारण हमें सेकंड टर्म के लिए और एक कॉन्फिडेंस मिलता है। यार मैंने फर्स्ट टाइम ये किया तो मेरे इतने मार्क्स आए, तो सेकंड टर्म में तो ऑब्वियसली मैं अच्छे नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे को टर्म सिलेबस भी कम है और मेरे को मल्टीपल चॉइस में तो मेरे को प्रॉपर क्लैरिटी, अब मैं सब्जेक्टिव पे ध्यान दूंगा, ये तो मुझे पहले से ही आता। तो ये अगर हम तीन चीजें पॉजिटिविटी लेके चले तो हमें पता है ये चीजें हम बेटर तरीके से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम सोचे नहीं फादर वी हैव टू रिलाई फॉर अदर्स की हमें मिलेगा ऑन अदर्स, हमें तभी ये कर पाएंगे वरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोई इसमें भाषण नहीं देना चाहती, मैं इसमें कुछ आपको टिप्स इन द सेंस ये मैं बस ये कहना चाहती हूँ, हैव कॉन्फिडेंस इन ऑन योरसेल्फ, नेवर ट्राई टू चीट। चीटिंग में बच्चा जो है हमेशा अपना जो है अपना भी कॉन्फिडेंस खत्म करता है, क्योंकि जो उसको आता है वो भी दूसरों के विश्वास के कारण वो भी गलत कर देता है। और जितना फोकस आप पढ़ाई पे इस टाइम कर सकते हैं प्लीज कीजिए। जो मोबाइल गैजेट्स वगैरह ये सबसे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइए। 15 दिसंबर जो है उसके बाद एग्जाम्स जो है बच्चों के खत्म है, 10th और उनके 12th के। तो ये जो है इस टाइम पे ये जो आपके 15-20 डेज है ये बेस्ट टाइम है जिसको आप अपना राइप कर सकते हैं, पका सकते हैं इन द सेंस, ताकि आप आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा एक अपने लिए मिसाल बन जाए कि देखो फर्स्ट टर्म में मैं इतने ले आया, सेकेंड टर्म में तो मेरे आ ही जाएंगे। और मुझे पता है आई एम डैम श्योर कि मेरे 90% अबव मार्क्स जो हैं, क्योंकि ये मैंने अपने बेस पे किया, किसी की हेल्प से नहीं किया, ये मैंने अपनी पढ़ाई के बेस पे किया है ऑन सैंपल पेपर जो मैंने प्रैक्टिस की है। सिर्फ देखिए ट्यूटर टीचर्स वगैरह सिर्फ आपके हेल्पफुल इन गाइडिंग यू, वो आपको
धक्का मारी खींच के नहीं ला सकते, वो आपको बस ये कहते हैं या आप सही कर रहे हो, आप और अच्छा करोगे और आप अच्छा कर सकते हो, पर ये आप हो जो आपको चलना है। और प्लीज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आई एम डैम श्योर दैट आफ्टर लिसनिंग माई वीडियो और अपने ऊपर ट्रस्ट करके और सैम्पल पेपर्स करके प्रॉपर प्रैक्टिस करके, you will always achieve your path, always achieve your dream, whatever you want to get. So in this video, just I don't want to exaggerate the things. I just want to say, be confident, don't be overconfident, and trust on yourself. Best of luck here for exams and do very best. So best of luck from my side, from Samarth Academy. Thank you and have a nice day.